हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की क्लास में बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था प्रत्यास्था, और प्रत्यास्था में हम लोग प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ चुके थे, विरूपक बल के बारे में पढ़ चुके थे और प्रत्यास्था में उत्पन्न होने वाली विकृति के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं प्रतिबल की। किसकी बात करते हैं? प्रतिबल की। तो जो ये प्रतिबल है, स्ट्रेस है, ये क्या होता है? ठीक है, तो सुनते हैं पहले इसको अच्छे से। जब हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो बल बनता है विरूपक बल। क्यों? क्योंकि उससे उस प्रत्यास्थ वस्तु के आकार में या आयतन में थोड़ा सा क्या होता है? परिवर्तन। तो वह बल जो हम उस पर लगा रहे थे यानी विरूपक बल, उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी लगेगा उसे हम लोग कहेंगे उसका प्रतिबल। क्या कहेंगे? प्रतिबल। यानी किसी वस्तु पर आरोपित, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित विरूपक बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। यानी वह विरूपक बल जो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित किया गया हो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिबल। जनरल बात यह है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब भी कहते हैं। यहाँ पर भी वही कुछ रिलेटेड है कि जो प्रतिबल होगा वो क्या होगा? विरूपक बल। प्रतिबल बराबर क्या होगा? विरूपक बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो प्रतिबल को P से प्रदर्शित करेंगे। बल है तो F से और क्षेत्रफल है तो A से प्रदर्शित करते हैं। फिर पूछा जाएगा इसका मात्रक। यहाँ लिख रहे हैं इसका जो मात्रक होता है वो सिंपल सा होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी जो विमा होती है वो सिंपल सी होती है ml पे पावर -1 और t पे पावर -2। ठीक है, लेकिन ये जो विरूपक बल होता है, ठीक है, वो वस्तुओं में 3 अलग अलग प्रकार से लगता है, अर्थात जो प्रतिबल होता है ये भी 3 अलग अलग प्रकार से काम आता है। पहला जो होता है इसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं संपीड़न प्रतिबल। दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपीड़न प्रतिबल। पहला जो है वो क्या है? अभिलंब प्रतिबल। दूसरा जो है उसे हम लोग कहेंगे संपीड़न प्रतिबल, और तीसरा जो होगा उसे हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और ये तीनों जो प्रतिबल होंगे वो अलग अलग क्या करेंगे? आकृति में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर अगर बात करेगा तो ये जो होगा अभिलंब प्रतिबल, ये यही होगा P = F/A, जबकि संपीड़न प्रतिबल जो होगा ये दाब होगा यानी FP = F/A, और जो स्पर्श रेखीय होगा ये बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हम ये पढ़ रहे थे वैसे ही भी पढ़ेंगे, यानी ये भी P बराबर क्या होगा? F/A। सेम मात्रक होंगे और सेम क्या होंगी? विमा। लेकिन अभिलंब प्रतिबल कैसे प्रदर्शित करोगे? देखो, ये हमारे पास एक तार था जिसे हमने एक हुक से लटका दिया। अब जब इस हुक के एक सिरे को हमने लटकाया, एक सिरे को हमने उसी हुक से लटका दिया है, और दूसरे सिरे से हम कुछ भार लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसमें जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। ये जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। तो इस वाले प्रतिबल को हम बात करेंगे अभिलंब प्रतिबल। कैसे बात करेंगे? अभिलंब प्रतिबल।
जबकि संपीड़न की बात करते हैं तो हम किसी द्रव की बात कर लें, किसी द्रव में यदि हम कोई बॉल डालते हैं तो उस पर जो बल होता है वो सभी दिशाओं से लगता है, और ये सभी दिशाओं से जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, उसकी वजह से उस वस्तु के आयतन में कमी आती है, उस वस्तु के आयतन में कमी आती है, तब उसमें जो बल लगता है वो दाब का काम करता है, और इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा संपीड़न प्रतिबल। तीसरी जो बात होती है इसे हम लोग स्पर्श रेखी बोलते हैं, और इसमें भी बिल्कुल सिंपल सी बात होती बताया था कि एक पासे को ले लीजिए और पासे के एक सिरे पे आप क्या कीजिए, कोई बल लगाइए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, और तब उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा उससे पर भी प्रतिबल बनेगा, उसे हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। यानी ये कितना परिवर्तन हो रहा है, थीटा, कितना परिवर्तन हो रहा है, थीटा, तो इसमें जो थीटा परिवर्तन होगा उससे जो प्रतिबल बनेगा उसके लिए बल खड़ा होगा वो आपका होगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। यानी इसको अपनी स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने के लिए हम लोग जो बल यूज करते हैं वो इसके प्रतीकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले प्रतीकांक क्षेत्रफल तथा आरोपित बल के अनुपात को हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, प्रतिबल क्या होता है, किसी वस्तु के प्रतीकांक क्षेत्रफल पर आरोपित विरूपक बल को कहते हैं प्रतिबल। ये तीन प्रकार के होते हैं, अभिलंब प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, इसमें इसकी जो दिशा होती है वो वस्तु में कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वस्तु की लंबाई यानी उस पदार्थ की लंबाई में परिवर्तन होता है। जबकि संपीड़न प्रतिबल जो होता है इसकी वजह से आयतन में परिवर्तन होता है, और स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो होता है उसकी केवल कोण में परिवर्तन करके हमको दिखाता है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे जो आपके प्रतिबल हो गए वो कितने प्रकार के हुए, तीन अलग अलग प्रकार के हो गए। समझ में आगे बात, चलो इसको अच्छे से कॉपी करो, डायग्राम बना के फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अभी आपने क्या लिखा था, प्रतिबल। इससे पहले पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, विकृति। आज पढ़ने जा रहे हैं हुक का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हुक का नियम। ध्यान से समझना है, हुक्स लॉ। हुक का नियम क्या होता है इसको समझते हैं। हुक का नियम समझने के लिए हमने क्या किया, एक तार लिया धातु का, और उस धातु के तार को हमने क्या किया, किसी हुक से लटका दिया। ठीक, यानी उस तार का एक सिरा हमने किसी हुक से लटका दिया। अब मान लो पहले हम इस तार पर m बराबर या m वेट लटकाते हैं। जैसे इस तार पर हम m वेट लटकाते हैं तो ये भार कितना बनाता है, mg, और उस mg भार की वजह से इसके लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा l। मान लेते हैं कि पहली दशा में जो लंबाई थी वो कितनी थी, l, और जब इस तार के एक सिरे से स्मॉल m द्रव्यमान का कोई भी पत्थर, कोई भी टुकड़ा या कोई भी भार mg लटकाया तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा l1। ठीक, अगली कंडीशन पे हमने क्या किया, तार वही रखा, सब कुछ वही रखा, ये वाला भार हटा दिया, और इस बार हमने इस पर जो भार लटका दिया वो कैपिटल mg लटका दिया। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं, इस बार हम ये देख रहे हैं कि इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो डेल्टा l2 हो जाती है। यानी पहली दशा में कितनी हो रही है, डेल्टा l1 देख के लग रहा था, और दूसरी दशा में कितनी होती है, डेल्टा l2 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा l2 लंबाई हो रही है ये किस भार के कारण हो रही है, कैपिटल M, और जो डेल्टा l1 लंबाई हो रही है ये किस भार के कारण हो रही है, स्मॉल m। अर्थात ये जो m और m1 और m2 है ये दोनों ही आपको बताते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान यहाँ पर बना रहा है भार, लेकिन ये तार के इस प्रतीकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है इसलिए ये बनाता है प्रतिबल। अर्थात
यहाँ पर जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृति बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृति बढ़ रही है। तो हुक ने भी हमको यही बताया, क्या बताया कि किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल किसी प्रत्यास्थ वस्तु का आरोपित प्रतिबल, जो भी प्रतिबल होगा, ठीक है, वो उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब यहां पर हम बात कर लें तो प्रतिबल जो है वो P है और विकृति जो है उसे आपने लिख लिया, ये भी क्या है, विकृति। तो यहां से अब आप समझ रहे होगे कि जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, तो प्रतिबल यहां पर लिख लेंगे, हिंदी में लिख लो, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, यानी प्रतिबल जैसे ही बराबर पर आएगा तो प्रतिबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू में क्या आ गया, विकृति। अब E क्या है, E जो हमको यहां पर मिल रहा है वो तो है प्रतिबल बटे विकृति। E जो है वो क्या है, प्रतिबल बटे विकृति। लेकिन अगर यहां पे बात करते हैं तो जहां E जो है इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। E क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। अगर बात करता है तो इस E का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, E बराबर क्या है, प्रतिबल बटे विकृति। और प्रतिबल का अगर आप यहाँ पर मात्रक लिखते हैं तो वो भी पढ़ा था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इंटू में अपॉन में जो विकृति है, विकृति एक विमाहीन राशि है, इस कारण विकृति की कोई विमा नहीं होगी। अतः प्रतिबल की जो विमा है, मात्रक है, वही मात्रक इसका है, प्रत्यास्थता गुणांक का है, यानी इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर बात करेंगे विमा की तो इसकी जो विमा होगी वो होगी ml पे पावर -1 और d पे पावर -2। ठीक, ये था आपके लिए सिंपल सा हुक का नियम, आराम से कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। हो गया कॉपी। चलो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जरा हम पुराने दो टॉपिक पर बात करते हैं तो विकृति हमारे पास 3 प्रकार की होती थी और प्रतिबल भी हमारे पास 3 प्रकार का होता था। तो अगर हम यहीं से बात करेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है ये भी 3 प्रकार का होगा। पहला जो होगा उसे कहेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा जो होगा उसे कहेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा जो होगा उसे कहेंगे दृढ़ता गुणांक। क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक की।
इसको बेटा प्रदर्शित करेंगे y से, सिंपल सी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर होगा अभिलंब प्रतिबल बटे अभिलंब विकृति, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभिलंब प्रतिबल बटे अभिलंब विकृति, ठीक है। फिर जो आएगी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ये जो होगा वो b से प्रदर्शित किया जाएगा और आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर होगा दाब बटे आयतन विकृति, ठीक है। फिर अगली बात करेगा दृढ़ता गुणांक, ये जो होता है वो मीटर से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मीन्स होगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण, ठीक। तीनों प्रकार के आपने पढ़े, अर्थात प्रत्यास्था गुणांक तीन प्रकार के होंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। अब इसकी बात करते हैं समानताएं। तो जैसे मात्रक लिखेगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका भी क्या आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। विमा की बात करता है तो भाई मात्रक बराबर है तो विमाएं भी कैसी होंगी बराबर, यानी ml की पावर -1 t की पावर -2, इसकी भी वही होगी ml की पावर -1 t की पावर -2, और इसकी भी वही होगी ml की पावर -1 और t की पावर -2। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार अगर बात करते हैं तो दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये तीनों ही क्या है प्रत्यास्था गुणांक है। और प्रत्यास्था गुणांक की आपने बात कहाँ से की, हुक के नियम से, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं है? ठीक है, तो इसे कंप्लीट करो, फिर अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा और भी अच्छे से। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, कॉपी करो इसे।